गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th की केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम केमिस्ट्री का जो मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। मैटर इन सराउंडिंग के हम मोस्ट ऑफ द सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एक जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा इवेपोरेशन से रिलेटेड। तो होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ में आ गए हैं। एक्टिविटीज हमने सारी परफॉर्म कर ली है, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। इवेपोरेशन के बेस पे एक एक्टिविटी और बचती है जो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट हम आज देखते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। बेसिकली इवेपोरेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और इवेपोरेशन के कारण सराउंडिंग में क्या कॉजेज इफेक्ट होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं। इससे इवेपोरेशन के कॉजेज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो वो भी हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन। तो देखिए इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है। बेसिकली द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर। इवेपोरेशन आप बहुत पहले बचपन में पढ़ते हुए आए हैं क्या, कि जब आप किसी कोई भी वाटर है, ठीक है, इस तरह से कहीं वाटर अवेलेबल है, तो ये वाटर जब क्या करता है, हीट होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, इसको हीट किया तो ये कुछ एनर्जी लेके क्या करते हैं, ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में। ठीक है, वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले क्या हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स की देखा जाए तो इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है और इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि पास पास होते हैं पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए वो इजीली मूव नहीं कर पाते। लिक्विड के अंदर भी पास पास होते हैं, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड से कंपैरिजन में लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा लूज होता है, इसलिए थोड़ा मूव कर पाते हैं। अब गैसेस में है तो गैसेस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, तो इसलिए पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं। इसलिए गैसेस के यहाँ भी कहीं भी फ्रीली मूव कर जाते हैं। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए आपने जैसे क्या करा, इस लिक्विड को हीट किया, आपने क्या करा, इस लिक्विड को आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी। तो मैंने बताया था आपको, जैसे आप इसको किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो वो हीट एनर्जी किसके पास जाती है, उस मैटर के पार्टिकल्स के पास, उस मैटर के पार्टिकल के पास। और वो मैटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस हीट को अपने अंदर लेके अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जस्ट एग्जांपल, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके पास एनर्जी आती है, तो आप क्या करते हैं, अपने डेली वर्क करते हैं। तो सिमिलरली मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको जैसे आप हीट देंगे तो हीट लेने के बाद वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस तरफ मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनके पास ज़्यादा होती है, इसलिए वो इजीली मूव कर पाते हैं। इसलिए सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में वो कन्वर्ट होते हैं। तो सिमिलरली यही है लिक्विड के अंदर, जैसे आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, आपने इसको जैसे हीट किया तो हीट करने पे क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे टॉप में, इसी तरह से बॉटम में होंगे लिक्विड के पार्टिकल्स यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपने हीट किया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये पार्टिकल्स क्या होता है, रैंडमली मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो रैंडमली मूव करने लग जाएंगे। अब रैंडमली मूव होने के कारण क्या होता है कि जो टॉप लेयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो टॉप लेयर के पार्टिकल्स हैं, वो बॉटम लेयर के पार्टिकल से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ये टॉप लेयर है वाटर की, इसमें एग्जांपल ये टॉप लेयर है, ये इससे बॉटम वाली लेयर है। तो ये जो टॉप लेयर और बॉटम लेयर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, ये आपने जो हीट दी इसके कारण क्या होता है, लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। तो लूज होते ही जैसे लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स लूज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीमेंट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट के अंदर। तो सिमिलरली यही प्रोसेस होता है। तो जैसे आपने पार्टिकल्स को क्या करा, इसमें मैटर के पार्टिकल्स को आपने हीट दी, तो हीट देती है जो अपर लेयर है और जो सेकंड लेयर होगी इसके जस्ट नीचे, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो लूज हो जाएगा, मतलब थोड़ा लूज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, आप इनको हीट दे ही रहे हैं पार्टिकल्स को, तो मैटर के जो पार्टिकल्स है ये काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैसीय स्टेट में। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो अपर लेयर है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जैसे आप और हीट देते रहते हैं तो फिर अब ये अपर लेयर कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद सेकंड लेयर वेपर में कन्वर्ट होगी, फिर इससे थर्ड लेयर। तो इस तरह से वेपर में कन्वर्जन होता है। तो होप आपको समझ में आया कि किस तरह से लिक्विड में वेपर किस तरह से बनती है, इवेपोरेशन क्या फॉर्मूला होता है। तो ये पूरा इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आप देखिए द फिनोमेनॉन चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे वाटर वगैरह हीट कर रहे हैं तो हीट करने के बाद वो वाटर क्या होगा, थोड़े टाइम पे तो नॉर्मल रहेगा, आपको उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। लेकिन आपको थर्मामीटर से आप मेजर कर सकते हैं, उसमें टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। लेकिन वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले ही कोई एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। अच्छा, वो टेम्परेचर कौन सा होगा, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने कौन सा लिक्विड लिया है।
ठीक है, वो डिपेंड करेगा लिक्विड में, वाटर है या इसके अलावा बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा लिक्विड की प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो क्या था, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कोई सा भी टेम्परेचर हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से अबव होते ही क्या हो जाएगा, वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको इवेपोरेशन में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो आपको समझ में आया कैसे इवेपोरेशन प्रोसेस हुआ, कि वाटर की जो अपर लेयर है, वाटर की जो अपर लेयर है वो हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उन पार्टिकल्स को, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण जो नीचे के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। अब जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स लूज हुआ, इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा हो ही चुकी है लिक्विड से काइनेटिक एनर्जी अपर लेयर वाले पोर्शन में ज्यादा हो चुकी है, इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, और ऊपर की तरफ वेपर की फॉर्म में निकल जाएंगे। तो होप आपको समझ में आया किस तरह से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इवेपोरेशन डिपेंड किस किस पे करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, अच्छा ये जो टॉपिक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ये एग्जांपल्स के थ्रू बहुत बार पूछा जाता है, एग्जाम्स के अंदर एग्जांपल्स के थ्रू पूछा जाता है। तो हम पहले इनको समझ लेते हैं कि पॉइंट्स क्या है, फिर इनके एग्जांपल्स भी समझते हैं। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। जस्ट एन एग्जांपल, हमने ये दो बाउल्स लिए हैं, ठीक है, दो बाउल लिए हैं, एक ये बाउल 1 और एक बाउल 2, इसके अंदर हमने कुछ वाटर रखा हुआ है, इसमें कुछ वाटर रखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए तो इन दोनों में से इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा। अच्छा, सरफेस एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा लेस है, और इसका एरिया क्या है, ज़्यादा। तो हम देखते हैं सरफेस एरिया इवेपोरेशन पर किस तरह डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये है, तो आप इसको हीट नहीं कर रहे हैं, अगर जस्ट इन एग्जाम्पल ये सनलाइट आ रही है, इस तरह से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट इतने पोर्शन में गिर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। सिमिलरली इस पोर्शन में देखें तो जो सनलाइट का एरिया है, सनलाइट जो आएगी, सनलाइट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। सनलाइट का एरिया क्या होगा, ज़्यादा, एज कंपेयर टू दिस। इसमें सनलाइट का एरिया क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया, सनलाइट उतनी ज़्यादा आएगी, और जितनी ज़्यादा सनलाइट आएगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे एग्जांपल, एक इतने से एरिया में सनलाइट गिर रही है और एक इतने बड़े एरिया में सनलाइट गिर रही है। ठीक है, तो इवेपोरेशन, और दोनों में सेम अमाउंट का वाटर अगर आपने फिल किया है तो ज़्यादा इवेपोरेशन किस में होगा, इसमें, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सनलाइट की जो लाइट्स हैं, जो रेज आ रही हैं सन से, वो क्या आएगी, एज कंपेयर टू कम सरफेस एरिया से ज़्यादा आएगी, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं सरफेस एरिया। तो क्या, इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया, स्टेटमेंट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप, इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज, और या फिर आप बोल सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर। इफ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल, आपने क्या करा, कोई क्लोथ लिया, आपने उस क्लोथ को क्या करा, अपने रूफ पे सुखाने के लिए, ठीक है, सुखाने के लिए क्या करा, आपने उसको रखा। तो अगर आप उस क्लोथ को इस तरह से समेट के वजह से रखते हैं तो उसको सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है, और आप क्या करते हैं, घर पे जाके ऊपर जाएंगे और इस तरह से खोल के, ठीक है, उसको बिल्कुल खोल के और फिर सुखाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया है। जैसे ही आपने क्लोथ को खोला तो आपने क्या करा, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। खोलने का मतलब ये नहीं फाड़ दिया आपने उसको, बस खाली सर नॉर्मल खोल के, ठीक है, आपने क्या करा, उसका सरफेस एरिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वो जो क्लॉथ है वो जल्दी सूख जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने वही वेट क्लॉथ, जो भी वेट क्लॉथ है, आपने उसको इस तरह से फैला के नहीं रखा, उसका सरफेस एरिया कम नहीं, आपने उसको खाली क्या ऐसे समेट के यूँ रख दिया, ठीक है, तो क्या उसमें इवेपोरेशन होगा, नहीं। क्यों, उसमें सरफेस एरिया क्या हो चुका उसका, कम। सरफेस एरिया क्या हो चुका उसका, कम, तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम। तो उसको सूखने में या ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब रूफ पे या कहीं भी कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनको खोल के सुखाते हैं। जिससे क्या होगा, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो सूखने के अंदर, जो ड्राई करने में जो टाइम है वो कम लगेगा। तो होप सरफेस एरिया आपको समझ में आया हो। सरफेस एरिया एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, एक आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसको और ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर और भी पूछा जा सकता है आपको कुछ भी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कैनाल में पूछा है, एक वाटर है, और एक जैसे एग्जाम्पल एक स्ट्रीम में पूछा हुआ, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें से इवेपोरेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, नेचुरल से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। क्यों डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर ये देखिए आप, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। और टेम्परेचर अगर कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा,
कम, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसको हीट दोगे, जितना ज़्यादा हीट दोगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जाएगी। जितने ज़्यादा आपने मैटर को हीट दिया उतनी ज़्यादा उस मैटर के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी जाएगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जाएगी वो उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा, उतनी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो इसलिए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इवेपोरेशन विल बी इंक्रीज, या फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी मोर, और इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लेस। इफ वी डिक्रीज द रेट ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लेस। क्यों? जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की एनर्जी जो गई तो वो एनर्जी किस पार्टिकल के मैटर के पास किस फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के पास। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जैसे ही वो एनर्जी गई तो टेम्परेचर ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो पार्टिकल्स जल्दी इवेपोरेट होंगे। तो टेम्परेचर ज़्यादा, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो इवेपोरेशन जल्दी। टेम्परेचर कम तो पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कम तो इवेपोरेशन कम, टाइम लगेगा। ठीक है, तो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। तो होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है ह्यूमिडिटी। जैसे एग्जांपल आपके यहाँ पर कोई जैसे एग्जांपल ये विंड फ्लो हो रही है, इस तरह से ये विंड फ्लो हो रही है। ठीक है, तो जब भी जैसे कि आप गर्मियों में बात करेंगे, ठीक है, गर्मी की अगर हम बात करें समर में अंदर तो विंड्स क्या होती है? बहुत हॉट होती है। ठीक है, लेकिन विंटर में अगर आप बात करें तो विंड क्या होती है? ठंडी होती है। तो उसका रीज़न क्या है ये देखिए आप। जैसे एग्जांपल ये समर है और ये विंटर है, तो समर के अंदर इस तरह से विंड्स फ्लो हो रही है और इसी तरह से विंटर के अंदर ये विंड्स फ्लो हो रही है। लेकिन एज कम्पेयर टू समर, विंटर में विंड्स के साथ क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल्स। क्या होते हैं? वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। विंटर में क्या होंगे? वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब विंड क्या करती है? अपने साथ इस तरह से वाटर के पार्टिकल्स को लेके सराउंडिंग में चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं उसको हम? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी, नमी। सर्दियों में आप बोलते हैं ना, सुबह सुबह आपको गाड़ियों के ऊपर ओस जमी हुई मिलती है। कैसे मिलती है? कहाँ से आती है? वो विंड जब फ्लो होती है तो विंड फ्लो होने के बाद क्या करती है? जिस भी सरफेस से टकराएगी, विंड जब फ्लो होने के बाद जिस भी सरफेस से टकराएगी तो उसके अंदर, विंड के अंदर जो वाटर के पार्टिकल्स है वो उस सरफेस के ऊपर छोड़ जाती है और विंड आगे चल जाती है। ठीक है, अपने क्या करेंगे? उस पार्टिकल्स को वहाँ छोड़ जाएगी और विंड क्या करेगी? आगे चल जाएगी। तो इसी तरह से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी इफेक्ट होती है। तो ये ह्यूमिडिटी होता है कि वाटर, विंड के अंदर जब वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी नहीं होती, इसमें ह्यूमिडिटी समर में हमको ह्यूमिडिटी फील नहीं होती। तो अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो अगर विंड में ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी या कम होगी? इसको समझिए आप। विंटर के अंदर आपने क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए रूफ पे सुखाया है। ठीक है, तो जैसे आपने विंटर में आप देखें तो विंटर में क्या होती है? टाइम ज़्यादा लगता है। विंटर में टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जब विंड होती है उसके साथ क्या होते हैं? पार्टिकल्स वाटर के पहले से अवेलेबल होते हैं। तो अब जैसे ही विंड चलेगी या जो आएगी, रेज आ रही है, तो ठीक है, जैसे ही वो रेज वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसमें से निकलेगी तो पहली बात तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से ही वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो आपने जो भी ड्राई करने के लिए रखा है उस पार्टिकल्स को भी जब अपने साथ लेके जाएंगे तो इतना स्पेस ही नहीं होता इनके पास। क्या होता है? इतना स्पेस नहीं होता, क्योंकि पहले से इनके पास वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर आपने अब कोई चीज़ को ड्राई करने के लिए रखा है तो इसमें से वाटर जब ये निकाल के लेके जाएंगे विंड्स अपने साथ, तो इनके पास पहले से ही वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये इनको ले ही नहीं पाएगी, बहुत कम अमाउंट में लेगी एज कम्पेयर टू समर। क्योंकि समर में वाटर पार्टिकल्स होते ही नहीं विंड के साथ, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द वाटर पार्टिकल्स को ले जाती है और उसको ड्राई कर देती हैं। लेकिन विंटर में क्या होगा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब सराउंडिंग में जो एयर है उनमें वाटर पार्टिकल्स पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो बहुत कम अमाउंट में वाटर पार्टिकल्स को लेके जाते हैं। तो इससे विंटर में क्या होता है? क्लॉथ्स को सूखने में, ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग में अंदर जो एयर है उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना। तो अब सराउंडिंग में एयर है, उसके पास पहले से वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो वो आपके क्लोथ में से या आप जहाँ से भी जिस भी लिक्विड को आप ड्राई कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, तो उसमें से पार्टिकल्स को कम लेके जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही वाटर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो वो आप क्या करेगी? उसको कम लेके जाएगी। तो इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। ह्यूमिडिटी, वाटर पार्टिकल ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी कम मतलब वाटर पार्टिकल्स कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। होप आपको समझ में आया। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर जो एयर आपके सराउंडिंग में उनके पास वाटर पहले से प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस कम होगी। ह्यूमिडिटी, सराउंडिंग में जो एयर है उनके पास वाटर पार्टिकल पहले से प्रेजेंट है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं विंड स्पीड के ऊपर। विंड स्पीड के ऊपर तो ये आप ऐसे नॉर्मल समझ सकते हैं, जैसे कि विंड स्पीड, विंड यूँ है, ठीक है, विंड यूँ चल रही है नॉर्मल, तो आपने यहाँ पे कोई भी वाटर लिया है तो वो जैसे ही इवेपोरेट होंगे, वाटर इवेपोरेट होंगे तो विंड अपने साथ पार्टिकल्स को लेके चल जाएंगी। ठीक है, जैसे विंड चलेगी तो अपने साथ उन पार्टिकल्स को उठा के लेके चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो ह्यूमिड होगी,
अगर वो विंड ह्यूमिड होगी मतलब उसमें वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होगी तो वो कम वाटर को लेके जाएगी अपने साथ, और अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो वो ज़्यादा वाटर को लेके जाएगी। अब बात करते हैं स्पीड की, तो अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में विंड फ्लो होगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा अमाउंट में विंड फ्लो होगी, और ज़्यादा अमाउंट में विंड फ्लो होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो विंड स्पीड ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, विंड स्पीड ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, विंड स्पीड कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम। वो भी समझ में आया कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, विंड स्पीड कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो होप आपको फैक्टर्स सारे समझ में आ गए हो, किस तरह से फैक्टर्स डिपेंडेबल होते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको कि जब भी कहीं भी इवेपोरेशन होगा तो वो सराउंडिंग में करता है कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है। क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट को क्रिएट करता है। तो देखिए आप कैसे, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड इवेपोरेशन हो रहा है, जिसका इवेपोरेशन हो रहा है, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। अब नेचुरल, अगर आपने वाटर को यूँ नॉर्मल रखा हुआ है, आपने कोई उसको हीट प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है, जैसे कि आपने पाम के ऊपर एसीटोन, एसीटोन था नेल पेंट, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है, आपने उसको यहाँ रखा है अगर आपके हैंड के ऊपर, तो वो क्या करता है, आपके पाम से एनर्जी लेगा कि आप उसको हीट तो करेंगे, अपने हाथ को हीट तो करेंगे नहीं इवेपोरेट होने के लिए, लेकिन जैसे आप एसीटोन को यहाँ रखेंगे तो वो थोड़ी टाइम में इवेपोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है, बेसिकली क्या है, जैसे आपने एसीटोन यहाँ रखा तो लिक्विड है, तो जैसे आपने एसीटोन को यहाँ डाला तो वो क्या करेगा, आपके पाम से, आपका जो पाम है उससे, आपकी बॉडी से जो पाम है, पाम का जो एरिया जहाँ पर एसीटोन रखा है उससे एनर्जी लेगा, और एनर्जी जैसे लेगा तो एसीटोन के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी उनकी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। तो आपके पाम से उसने एनर्जी ली, ठीक है, तो अगर उसके पाम से आपने एनर्जी ली है, उसने उसके पार्टिकल के, उस मैटर के पार्टिकल्स ने आपके पाम से एनर्जी ली है, तो नेचुरल सी बात है जिस एरिया से आपके उसने एनर्जी ली है वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कूलिंग फील होगी, कूलिंग फील होगी। क्यों फील होगी, क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर एरिया से जो हीट थी वो एसीटोन लेके इवेपोरेट हो गया, एसीटोन लेके इवेपोरेट हो गया, तो आपको हैंड के वहाँ सराउंडिंग में क्या होगी, कूलनेस फील होगी। तो सिमिलरली ये द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो जब भी लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो वो सराउंडिंग से क्या लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। अगर आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो वो अपने आप सराउंडिंग से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। ठीक है, तो सराउंडिंग से क्या करते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं ताकि क्या कर सके, अपने एनर्जी को रिगेन कर सकें, एनर्जी को क्या कर सकें, रिगेन कर सकें। इसको आप और ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सराउंडिंग से वो ले ली उसने, हीट ले ली। अब हीट लेने के बाद क्या होता है, वो तो इवेपोरेट हो गए, ठीक है, लेकिन सराउंडिंग में क्या हो गया, कूलिंग फील हो गई। तो अब क्या करते हैं, वापस वो एनर्जी को फील करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग क्या हो गया, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के टाइम पे जो एनर्जी लूज होती है, एंड इवेपोरेशन के टाइम पे जो एनर्जी लूज हुई तो उस एनर्जी को रिकवर करने के लिए सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी को ले लेते हैं। सराउंडिंग से एनर्जी मतलब हीट को ले लेते हैं, तो इसलिए सराउंडिंग क्या होता है, कूल। इसलिए जो सराउंडिंग वाला पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कूल। क्योंकि जैसे यहाँ इवेपोरेशन हुआ, जैसे कि इस बाउल के अंदर इवेपोरेशन हुआ है, तो इस तरह इस टाइम पे जैसे इवेपोरेशन हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इवेपोरेशन क्योंकि एनर्जी सारी पार्टिकल से लेके उड़ गए, वाटर के पार्टिकल से लेके उड़ गए, तो अब जैसे यहाँ एनर्जी क्या हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को वापस रिगेन करने के लिए करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं, सराउंडिंग से टेम्परेचर, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट ये ले लेंगे। तो जैसे ही अगर सराउंडिंग से हीट लेंगे तो अब नेचुरल से सराउंडिंग के पास हीट कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सराउंडिंग क्या होता है, कूल। सराउंडिंग क्या होता है, कूल। ठीक है, तो इसलिए वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूल। तो होप आपको ये समझ में आया हो। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो क्वेश्चंस के बेसिस पे पूछा जाते हैं, वो बेसिकली इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। तो आने वाले लेक्चर में हम एक बार एक लेक्चर बना लेंगे जिसके ऊपर बेसिकली इन क्वेश्चन, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे, इन क्वेश्चंस को हम एक बार डिस्कस करेंगे। होप कि आपको समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।